नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु और मैं हूं ईश्वर चंद्रा। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि उर्वरक का प्रयोग आप संतुलित तरीके से कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, संतुलन हमारे जीवन में बहुत जरूरी रखता है। संतुलन चाहे हमारे भोजन के रूप में हो, चाहे संतुलन हमारे कृषि में खाद के रूप में। अगर संतुलन बिगड़ता है तो खेती का दायरा सिमटने लगता है। जी हाँ, तो इसी प्रकार जब आपको अपनी मिट्टी को समृद्ध बनानी हो, अपने फसलों की बढ़वार अच्छे तरीके से करनी हो, तो संतुलित मात्रा में उर्वरक देना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी बातें करेंगे हम कि कैसे आप एक संतुलित मात्रा में आपको उर्वरक देना है, साथ ही आपको संतुलित मात्रा में उर्वरक देने से पहले क्या कुछ करना होगा, और भी बहुत सारी बातें। देखिए साथियों, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम उससे पैसे की बचत कर सकते हैं, साथ ही अपनी मिट्टी की सेहत को हम ध्यान रख सकते हैं, और जो हम उत्पाद ले रहे हैं अपने फसल के रूप में वो एक क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हम ले पाएंगे। तो अब बिना देर किए हम अपने एक्सपर्ट जो कि एक मृदा वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अरुण कुमार झा, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। उर्वरकों के प्रयोग विधि क्या है, कितनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किन किन फसलों में करनी चाहिए, आइए इस वार्तालाप को सुनते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और किसान भाइयों, अभी उर्वरक बहुत ही ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर जैव उर्वरक की बात करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है फसलों के लिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि आपको उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं अपनी फसलों को उगाने में वो सार्थक हो सके। तो इसी विषय को लेकर यानी कि उर्वरक के प्रयोग विधि को लेकर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं आज डॉक्टर A.K. झा, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों और श्रोताओं को आप ये बताएं कि उर्वरक क्या है, सही मायने में इसका मतलब क्या है। उर्वरक वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है जो कि ज्यादा मात्रा में इसमें पोषक तत्व होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ यूरिया। यूरिया क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। NH2CO NH2 हम लोग रासायनिक फार्मूला कहते हैं, यानी एक अमाइड वाला ये रसायन है। और इसमें नाइट्रोजन काफी मात्रा में है, यानी 40% है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट भी एक केमिकल है, एक रसायन है, और इस रसायन में आपको 20% उसमें जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी तरह से DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये एक रसायन है इस रसायन में। लेकिन मजे का जो है क्या कहते हैं आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन भी देखते हैं तो इसमें फॉस्फोरस 46% है, नाइट्रोजन भी 18% के आसपास है। तो कहने का मतलब यह एक रासायनिक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि कुछ खास तरह के, मतलब एक या कुछ खास पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वह एक रासायनिक उर्वरक होता है। जी, अब ये उर्वरक की बात होगी, रासायनिक उर्वरक की बात होगी, लेकिन जो जैव उर्वरक हैं वो क्या होते हैं? देखिए, जैसे नाम है वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे। अभी हमने बताया है आपको कि उर्वरक ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व देता है जी। इसी तरह से यदि कोई जीवित पदार्थ इस काम को कर सकता है तो वो जैव उर्वरक कराएगा। अब उतना तो नहीं कर सकता है जितना ये रासायनिक उर्वरक देता है, लेकिन इसमें भी मजे की मात्रा सप्लाई करने की क्षमता होता है। अब जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम कर सके, जैसे आप राइजोबियम का ही कल्चर डालते हैं, ये क्या करता है? राइजोबियम कल्चर जो आपको देखिए तो यह गांठ बनाएगा दलहनी फसल में, और दलहनी फसल में गांठ बना करके उसको नाइट्रोजन देने का काम करेगा। इसी तरह से मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, वहां पर भी नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन देने के लिए कई दूसरे हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है या एसिटोबैक्टर है या ये जो स्पाइरलम है। तो ये एजोटोबैक्टर का भी वहां पर आप एक इनाकुलेशन करते हैं, जो सीड है उस सीड के ऊपर उपचारित कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर उपचारित कर सकते हैं। तो यह आप उसको उपचार करते हैं, तो यह उपचार करने से यह क्या होगा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। इसी तरह से जैसे फास्फोरस घुलनकर है, फास्फोरस आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो फास्फोरस पौधे को नहीं मिल पा रहा है। जैसे नाइट्रोजन में हमने बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन ये पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हमको ऐसे रूप में परिवर्तित करना है कि पौधे को मिल जाए। वही ये काम करता है। यही काम आप देखते हैं कि यूरिया की फैक्ट्री है, यूरिया की फैक्ट्री में नेफ्था नाम के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करते हैं या नेचुरल गैस को यूज करते हैं, और वहां पर 300-400 डिग्री टेम्परेचर यदि आप लगाते हैं तब जा करके वहां पर
वह जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो उस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि पौधा उसको ले सके। लेकिन यही काम यदि जैव उर्वरक में देखें तो जैव उर्वरक में यह काम जो आपका मुश्किल से कितना खेत का टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, यही होगा, और उसी पर वो काम करने लगता है। क्यों करने लगता है और कैसे करने लगता है? क्योंकि इस दलहनी फसल में या दूसरे फसल में आपको जो उस सूक्ष्म जीवाणु के अंदर में खास तरह के एंजाइम है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के चलते यह कम तापक्रम में ही यह प्रक्रिया करने लगती है और यह आपको नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देता है। यही हम फास्फोरस घुलनकर की बात कर रहे हैं कि फास्फोरस हमारी मिट्टी में बहुत है, लेकिन वो फास्फोरस पौधा को नहीं मिल पा रहा, फिक्स हो गया हुआ है, अस्थिरीकृत हो गया हुआ है। तो उस फास्फोरस को यह पुनः जो है क्या कहते हैं ऐसे रूप में कर दिया, यानी उसको घुला दिया, नाम है फास्फोरस घुलनकर, यानी उसको घुला दिया, तो ऐसे इस रूप में कर दिया कि उस फास्फोरस को पौधा ले सकता है। तो जैव उर्वरक में और उर्वरक में यही चीज मतलब अंतर है कि जो आपका रासायनिक पदार्थ है जो उर्वरक का काम करे, यानी कुछ पोषक तत्व प्रदान करने का काम करे, जैसे हमने बताया, जैसे आपको यूरिया है एक ही तत्व दिया, लेकिन डीएपी में देखिए 2 तत्व मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस 2 मिल रहा है। एनपीके फर्टिलाइजर आ रहा है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों मिल रहा है। कहने का मतलब कि कुछ ही तत्व दे सकता है, 1, 2, 3 या कुछ गिने चुने ऐसे तत्व जो है वह आपूर्ति करता है रासायनिक उर्वरक, लेकिन है यह रसायन। लेकिन जैविक उर्वरक एक जैविक पदार्थ है जो कि इस सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब जो है अलग अलग तरह के उर्वरक हैं डॉक्टर साहब, तो उनके प्रयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा, जैसे नाइट्रोजन देने वाले खाद हैं जिसको नाइट्रोजनी खाद कहते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन देने वाले कुछ खाद हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं उसका यूज एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, तो उसको देने का अलग तरीका है। जो फास्फोरस वाले हैं या पोटास वाले खाद हैं उसको डालने का अलग तरीका है। वास्तव में देखिए एक सिद्धांत यहां पर है, जो भी खाद या जो भी पोषक तत्व जी मिट्टी में आपको इसको 2 शब्द जानना पड़ेगा किसान भाइयों को, एक कहते हैं मोबाइल, एक कहते हैं इमोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब जो आसानी से मिट्टी में इधर से उधर चला जाता है वो मोबाइल हुआ। जैसे नाइट्रोजन मोबाइल है, लेकिन फास्फोरस और पोटास मोबाइल नहीं है, इमोबाइल लेस मोबाइल है। तो जो नाइट्रोजन वाला खाद है यानी जो मोबाइल है उसको कई बार में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन यदि एक ही बार में प्रयोग कर दीजिएगा तो जो पौधा अभी लिया और नहीं तो वो वहां से लॉस कर जाएगा, लीच कर जाएगा, दूसरे जगह चला गया तो पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए नाइट्रोजन वाले खाद को आप देखते हैं कि कई बार में प्रयोग करते हैं। उसको जनरली आप देखिए धान में, गेहूं में, इस सब में क्या अनुशंसा किया जाता है, या मक्का में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है क्या कहते हैं आधी मात्रा आप डाल देते हैं। कब? जब खेत का बुआई कर रहे हैं या रुपाई कर रहे हैं। गेहूं यदि धान है तो रुपाई करते हैं, तो गेहूं है तो आप बुआई करते हैं, तो बुआई के समय आधी मात्रा को डालना चाहिए। 1 महीने के बाद, गेहूं की बात यदि हम करें तो फिर 1 महीने के बाद आप जो है क्या कहते हैं उसकी 1/4 मात्रा को डालते हैं, फिर दूसरे महीने के बाद आप 1/4 मात्रा को यूज करते हैं। यहां पर भी यदि आप मक्का में भी देखिए तो मक्का में भी आप आधी मात्रा उसी समय शुरू में ही प्रयोग कर देते हैं, और जब घुटने भर का हुआ उस समय जो है क्या कहते हैं आप फिर 25% मात्रा प्रयोग कर देते हैं, और जब टेस्टिंग का समय आता है उसके पहले आप देखते हैं कि ये आप दूसरी मात्रा मतलब जो 25% बचा हुआ है उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फास्फोरस और पोटास है यह मिट्टी में ज्यादा मोबाइल नहीं है, इसीलिए आप देखते हुएगा कि फास्फोरस और पोटास की अनुशंसा है कि यह खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय ही डाल दीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मुश्किल से भाई एक सीजन में कितना टाइम होगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना कहीं क्रॉप होगा, तो वह थोड़ा सा मोबाइल होगा, तो कुल मिलाकर के जड़ के पास जिसे आसानी से पहुंच सके, और जड़ के पास यदि पहुंच गया तब जाकर के पौधा इसे ले पाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग आपको बुआई के समय या रोपाई के समय ही करनी चाहिए। जी, अब बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसे कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए ऐसा है कि इसका प्रयोग का कई तरीका है। जो जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में आप प्रयोग करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप जो बीज है बीज का उपचार करते हैं। बीज का उपचार का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 10 किलो बीज है, उस पर आप आधा लीटर 50 ग्राम उसमें गुड़ या चीनी डाल दीजिए और उसको पानी को गर्म कर दीजिए, तो घुल जाएगा। जो चीनी है या गुड़ है वो घुल जाएगा। वो 10 kg बीज पर आपने डाल दिया, अब ये चिपचिपा बन गया, आप इसके ऊपर आपने डाल दिया। उसमें 200 ग्राम का कल्चर का पैकेट है, अब तो लिक्विड कल्चर भी आने लगा है, जो सॉलिड बेस्ड कल्चर है वो आपने डाल दिया और उसको हल्के हाथ
आपने इसको मिला दिया, हल्के हाथ मिला करके, जिससे उसके ऊपर एक परत बन गई। तो आप परत बन गया, इसको आपने छाया में सुखा लिया, सुखा करके डाल दिया। लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो मान लीजिए बीज उपचार करना चाहते हैं, उसके लिए भी, कीड़े के लिए या फफूंद के लिए, जैसे मान लीजिए ट्राइकोडर्मा से उपचार कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो राइजोबियम से भी करना चाहते हैं, पीएसबी से भी करना चाहते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड से भी करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड से भी करना चाहते हैं जी। तो अब वो कैसे करें? तो उसके लिए एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से, यानी फफूंदनाशी यदि कोई है तो फफूंदनाशी से उपचारित कीजिए, उसके 1-2 घंटे के बाद तब इंसेक्टिसाइड से आप उपचारित कीजिए, उसके बाद जो पीएसबी है, फास्फोरस घुलनकर बीजाणु, उसके कल्चर से उपचारित कीजिए, अंत में जो नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन वाला से उपचारित कीजिए। तो यह FIR के सिद्धांत पर उसको उपचारित कीजिए। बहुत लोग उसमें नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, तो बीज उपचार नहीं कर पा रहे हैं, अब वो जो है मिट्टी में डालना चाहते हैं, तो मिट्टी में डालने के लिए उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। मान लीजिए यहां पर 200 ग्राम से आपको पूरा देख रहे हैं कि 10 केजी बीज उपचारित हो जा रहा है, लेकिन वहां पर आपको प्रति एकड़ 3-3.5 केजी के आसपास आपको कल्चर डालना पड़ेगा। तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए और या बालू ले लीजिए, क्योंकि उतने से तो आप पूरे खेत में छिड़क नहीं पाएंगे, उसमें मिला करके उसे छिड़क दीजिए। लेकिन अब जैसे कंद वाली फसल है, उसमें आप करना चाहते हैं, उसको उपचार करना चाहते हैं, तो कंद वाली उसमें 1 किलोग्राम कल्चर लिए, उसको 15 लीटर पानी में जो है क्या कहते हैं 4 लीटर पानी में आपने घोल दिया, अब घोल करके उसमें डुबा करके छोड़ दीजिए 15 मिनट, उसके बाद निकाल करके उसको उपचारित कर लीजिए। बहुत आदमी सीडलिंग का उपचार करते हैं, यानी जो आपका बिचड़ा है, बिचड़ा का उपचार करते हैं। तो उसमें क्या करना है कि आप 1 किलोग्राम कल्चर लीजिए, 15 लीटर पानी में ले करके घोल करके आप उसके जड़ को उसमें डुबा करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अब उसके बाद उसमें से निकाल करके तब आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपने बीज में बायो फर्टिलाइजर का, अपने खेती में आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं जी। नाइट्रोजन वाली उर्वरक की बात कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो इसके यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया है कि जो आपकी नाइट्रोजन वाला खाद है, इसका यूज एफिशिएंसी काफी कम होता है। अभी हमने बताया भी है कि इसमें जो है, जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, नाइट्रोजन वहां से बह करके निकल जा रहा है। तो अब नाइट्रोजन यदि यहां से बह करके निकल जा रहा है, तो इसके लिए तो एक तो पहली बात, पहले प्रिल्ड यूरिया चलता था। प्रिल्ड यूरिया यानी सीधे एक सामान्य जो यूरिया था वो, अब आजकल बाजार में तो प्रिल्ड यूरिया वाला ज्यादा चक्कर है नहीं। सरकार ने कुछ किया है कि अब नीम कोटेड यूरिया आ रहा है, या सल्फर कोटेड या लैक कोटेड यूरिया आ रहा है। तो इससे क्या होता है, इसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है जी। तो उसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी कि धीरे धीरे इसके नाइट्रोजन बह करके निकलेंगे। तो फसल को तो पूरे समय में जरूरत है, तो वो धीरे धीरे निकल करके आएगा, तो उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक तो काम ये आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे धान वान की फसल में मान लीजिए आपके पास ये सब नहीं है, तो वहां मड बॉल बना करके, यानी कि आप तालाब की मिट्टी लिए और उसके बीच में यूरिया डाल करके गोला बना करके कई जगहों पर आपने छिड़क दिया, उससे भी आपका यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब एक चीज आ गया हुआ है आजकल, उसको कहते हैं लीफ कलर चार्ट। तो लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं, वो जैसे धान की फसल में यदि हम प्रयोग करते हैं तो 14 दिन पर आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 14 दिन के बाद से आप, जब तक आप दाना नहीं भर रहा है तब तक आप उसका प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम खेत में जाके खड़ा हो जाते हैं। अच्छा। अब खेत में जाके खड़ा हो गया और इस ढंग से खड़ा होते हैं कि वहां पर हमारे शरीर की छाया उस पेड़ पर पड़ती रहे। अब वो जो लीफ कलर चार्ट है उसमें 6 छोटी छोटी पट्टी बनी हुई है, खूब गहरे हरे रंग से लेकर के हल्का पीला हरा रंग तक। अब उससे जिससे कलर मैच हमारा पत्ती का कर रहा है, 10 पौधा हमने लिया, 10 पौधा में कोई लकड़ी गाड़ दीजिए जिसे पहचान में आ जाए कि हाँ भाई यही पौधा हमने लिया था। अब वहां पर कलर को आपने मिलान कर लिया। अब उसमें जो 4 नंबर है वो क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। यदि आपको 50% या उससे ज्यादा पौधे 4 के नीचे है, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से मिल रहा है, तो वहां पर आपको एक कट्टा यानी 50 केजी आपको यूरिया प्रति हेक्टेयर डालना है। तो उसमें होता क्या है कि जब जब उसे भूख लगी है तभी तभी आप नाइट्रोजन डालते हैं। गेहूं के लिए भी आ गया है लीफ कलर चार्ट। तो अब जो है क्या कहते हैं, आपको कम उसमें नाइट्रोजन डालना पड़ेगा और यूज एफिशिएंसी उससे बढ़ती है। तो ये सब उसके बाद जो धान की फसल में करते हैं, वहां पर हम चाहते हैं अमोनियम फॉर्म में ही हो। तो अमोनियम फॉर्म में रोकने के लिए आप उसमें एनसर्ब नाम का नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर आता है, उसका प्रयोग करेंगे
तो यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि आप नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। धान की फसल में भी, दूसरी फसल में भी आप बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं हमारे किसान भाई अब आगे से अगर उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, जो निर्देश आपको दिए हैं, दिशा निर्देश दिखाए हैं, तो आशा करते हैं कि आप उस प्रकार चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से उर्वरक का प्रयोग करेंगे और आपकी फसल अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करेगी। तो किसान भाइयों, ये अभी आपने वार्तालाप सुनी कि कैसे अपने जो उर्वरक हैं उनकी जो इफिशियंसी है, उनकी क्षमता है, उनके परफॉर्मेंस को आप बढ़ा करके आप उपयोग कर पाएँ, यानी कम से कम मात्रा में खाद का प्रयोग करके और अधिक से अधिक फसलों में फायदा कैसे ले पाएँ। तो इस वार्ता को अभी किया अनु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर साहब के साथ इस वार्तालाप का संचालन किया। तो किसान भाइयों, आइए अब हम अनु से जानते हैं कि संतुलित उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है। अब जैसे हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है एक प्रॉपर डाइट, और डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके शरीर का बढ़वार अच्छे तरीके से होगा। बैलेंस डाइट मतलब वैसे डाइट जिसमें कि सारे पोषक तत्व हों, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, वसा, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, सभी चीजें। जी हाँ, तो अगर हम बात करें हमारे फसलों की, तो फसलों को भी अगर बैलेंस तरीके से उर्वरक मिलेंगे तो उनका बढ़वार अच्छा होगा और सारे पोषक तत्व उनमें मौजूद होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले मिट्टी की जांच करें, मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और उसी हिसाब से हमें उर्वरक का चयन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी होता है संतुलित तरीके से उर्वरक का प्रयोग करें। अब देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिखते हैं और एक निश्चित समय हमें दिया जाता है कि ये दवाइयाँ इस समय खानी है और इतनी डोज में खानी है। अगर आप उस डोज से ज्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं तो आप और भी ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उसी प्रकार फसलों के लिए भी आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। यानी आप अगर संतुलित तरीके से आप किसी कृषि वैज्ञानिक से जानकारी ले रहे हैं या किसी जानकार के पास जा रहे हैं और जितनी मात्रा में आपको उर्वरक देने के लिए फसलों को कहा गया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो आपके फसल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और बहुत जल्दी फलन आ जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, ये पककर तैयार हो जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि अधिक से अधिक उर्वरक यानी कि संतुलित मात्रा में उर्वरक ना देने से आपके फसल पककर तो तैयार हो जाएंगे लेकिन वो पौष्टिकता उनमें नहीं रहेंगी। जी हाँ, अब बात करते हैं कि हम उर्वरकों का सही प्रयोग विधि क्या होना चाहिए। दोस्तों, उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में आपको करना चाहिए क्योंकि इससे मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बनी रहती है और साथ ही उर्वरकों को सही समय पर सही विधि द्वारा उचित गहराई पर प्रयोग करना चाहिए जिससे पोषक तत्वों का ह्रास ना हो और वो समुचित मात्रा में फसलों को मिल सके। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर भूमि की किस्म, फसलों की किस्म और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मिट्टी की जांच कराने से ये पता चल जाता है कि भूमि में किस तत्व की कमी या अधिकता है और उसी के आधार पर उपयुक्त उर्वरकों का चुनाव करके कमी वाले तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। इस काम से अनावश्यक तत्वों के उपयोग से बचा जा सकता है और उत्पादन लागत कम की जा सकती है। जहाँ तक हम खाद की बात करते हैं और आप उसमें हरी खाद लेते हैं, यह नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करती है। वहीं दूसरी ओर इनके मृदा में सड़ने से मृदा को कार्बनिक पदार्थ मिलता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो फसल में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों होता है, ये भी जानना जरूरी है। नाइट्रोजन का उपयोग फसलों की वृद्धि को तेज करने और उपज को बढ़ाने के लिए किया जाता है और आमतौर पर किसी भी फसल में उर्वरक की जरूरत तो होती ही है क्योंकि इससे पैदावार अच्छी होती है। तो किसान खाद और यूरिया, साथ ही किसान इन दोनों को लेकर बराबर भ्रम में पड़ जाते हैं कि खाद और यूरिया में क्या भिन्नताएं हैं। दरअसल दोनों में नाइट्रोजन ही होता है, लेकिन भिन्नता ये है कि खाद में जो नाइट्रोजन होता है उसमें आधा अमोनिया और आधा नाइट्रेट मिला होता है, वहीं यूरिया में केवल नाइट्रोजन ही होता है। किसान खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 25% तक होती है तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% के आसपास होती है।
फसलों के लिए नाइट्रोजन का उपयोग आपको किस प्रकार करना चाहिए किसान भाइयों, ये भी जान लीजिए। अगर आपने दाने के लिए दलहन फसल की खेती कर ली है तो गेहूं की फसल में 1 एकड़ में केवल 48 किलो नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करें। दलहन फसल के बाद आप नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर सकते हैं। दलहन की फसल के बाद सिंचित जौ की फसल के लिए 1 एकड़ में 20 किलो के आसपास नाइट्रोजन दे सकते हैं। असिंचित गेहूं में यूरिया का छिड़काव फसल की बुआई में 1.5 से 2 माह बाद आप करें और करीब 15 दिन के अंतराल पर इसे जारी रखें। इसी तरह अगर आप खड़ी फसल की स्थिति, आयु और प्रकार के आधार पर यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं तो घोल की मात्रा फसल की वृद्धि और उसकी स्थिति पर निर्भर होती है। आप इसके लिए कृषि विशेषज्ञ से भी मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा से भी काम चल सकता है, इसलिए बुआई के समय 1 एकड़ के लिए सिर्फ 6 किलो नाइट्रोजन लें और इसमें 20 किलो के आसपास किसान खाद मिलाकर उपयोग करें। आप इसके विकल्प के रूप में 12 किलो यूरिया के साथ फास्फोरस का भी उपयोग कर सकते हैं। बौनी किस्मों के लिए आप 25 किलो नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। लंबी किस्मों के लिए इसकी आधी मात्रा मतलब 13 किलो ही काफी हो सकती है और नाइट्रोजन की पूरी मात्रा के उपयोग के लिए बुआई के समय ही करीब 15 सेंटीमीटर की गहराई करें और ठीक ठाक नमी वाली जगह पर ड्रिल करके डालें। इस बात का ख्याल रखें कि उर्वरकों को जितना गहरा या नमी में डाला जाएगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। सिंचित जौ में प्रति एकड़ 22 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो P2O5 और 6 किलो पोटाश K2O उपयोगी होता है। फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय डालें और बची हुई नाइट्रोजन पहली सिंचाई के समय 1 महीने बाद डालें। रेतीली जमीनों में पानी डालने के 1 से 2 दिन बाद और दोमट के साथ मटियार और दोमट में पानी डालने से पहले यूरिया डाल सकते हैं। असिंचित जौ फसल में 10 किलो नाइट्रोजन, 5 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। दोनों के लिए बुआई के समय बीज के नीचे पर्याप्त नमी वाली जगह पर जमीन के अंदर ही ड्रिल करके डालें। दोस्तों, बड़ी पैमाने पर कृषि प्रणालियों में सुधार के लिए खाद एक आवश्यक उपकरण है। खाद में उद्यान फसलों के लिए आवश्यक 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे अन्य आवश्यक तत्व भी शामिल हैं। हानिकारक रसायनों वाले सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भर रहने के बजाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको संतुलित और सही तरीके से सही जगह पर उर्वरकों का प्रयोग करना है तो आपको सबसे पहले मिट्टी जांच कराना होगा और ये मिट्टी जांच कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और निजी संस्थानों के प्रयोगशालाओं में कराई जा सकती है। मैं आप सभी को बता दूं कि आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक एक महत्वपूर्ण कृषि निवेश है, लेकिन उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति लगातार घटती जा रही है। उसमें शक्ति में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे फसल उत्पादन एवं उत्पादकता पर बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं मृदा में अनेक पौधों के पोषक तत्वों की बढ़ती कमी इस समस्या का एक स्पष्ट संकेत है। इसलिए कम लागत और अधिकतम गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने के साथ साथ मृदा उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर आपको संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में नीम लेपित यूरिया का उपयोग करने के साथ साथ कार्बनिक खादों एवं जैव उर्वरकों के प्रयोग से उर्वरकों की दक्षता में वृद्धि, साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। और साथ ही जिस तरह हमारे किसान भाई ये जानते हैं कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार के उर्वरक का प्रयोग होता है, उसी तरह अलग अलग फसल या अलग सब्जी के लिए अलग अलग प्रकार के खाद का इस्तेमाल होता है। तो उर्वरकों का इस्तेमाल फसलों की नस्लों के अनुसार किया जाता है, इसलिए फसलों में खाद का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। उर्वरक की मात्रा मिट्टी के पोषक तत्वों पर आधारित होती है। अगर आपकी मिट्टी में अगर पहले से पोषक तत्व मौजूद हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में कम उर्वरक का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर फसल को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, फसलों में खाद के रूप में एक नहीं बल्कि कई तरह के खाद इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी मिट्टी में कौन सी खाद कितनी मात्रा में ज़रूरत है तो
साथ ही फसलों में उर्वरक की मात्रा को संतुलित करना है, तो विशेषज्ञ कहते हैं कि अच्छी तरह से संतुलित मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी अधिक है तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके फास्फोरस की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। साथ ही इसके विपरीत स्थिति में ठीक इसके विपरीत करने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इससे फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। यही नियम पोटाश, यूरिया और अन्य खाद पर भी लागू होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी जानकार से जरूर सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर से एक बार। नमस्कार।